a very good morning to all of you. So we were doing chemical kinetics. So we have already covered the basic definitions, instantaneous rate, average rate. Then we did factors affecting the rates of chemical reactions. And yesterday we did the basic difference between law of mass action and rate law expression. So बच्चे अपन ने किया सी कि law of mass action is a theoretical term while the actual term is called rate law expression. ठीक है ना? So देखो, just to make it very clear, मैं तुम दसना चाहूंगा कि for example we are given the equation 2a plus b gives you 3c. ਹੁਣ बच्चे अगर अपन ਨੂੰ कुछ भी given नहीं है, let it be मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਪੁੱਛਿਆ कि मैं इस एक्सपेरिमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ इस रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਤਾ ਤੇ B ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰਤਾ मतलब A भी डबल करता B भी डबल करता दसो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा है ना अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो तुसी की कहोगे कि इस इक्वेशन दा रेट इज इक्वल टू K इनटू A दा पावर 2 इनटू B सो मैं इसनु भी डबल कीता है इसनु भी डबल सो 2 दा स्क्वायर इज 4 एंड 4 2s are 8 सो मेरे को रेट हो जाएगा 8 टाइम्स बट सपोज अगर वो मेंशन कर देंगे है कि फॉर द गिवन इक्वेशन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज रिटन एज K इंटू A इंटू B हुण उन्होंने स्पेसिफाई करता कि जिहड़ा रेट है वो A दे स्क्वायर ते नहीं A ते ही डिपेंड करता देखो अगर तो गिवन ही ना हुंदा फिर तो अपन थ्योरेटिकली जो दिख रहा उवें ही लिखांगे A दा स्क्वायर एंड B ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ A ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ A ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਕਿ A ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਤੇ B ਨੂੰ ਵੀ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਸੋ 2 2s are 4 ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ rate will become 4 times you getting a point so this is how we differentiate between law of mass action and rate law expression let it be मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक क्वेश्चन दिना So just have a look at the question number 1 in your in-class questions. So the question says, कि given the reaction N2 plus 3H2, so तो reaction दिख रही है कि N2 plus 3H2 gives you 2 ammonia. ठीक है बच्चे? Done? So given for the following reaction, the volume of the container is halved. The volume of the container is halved. So अपन ने जिहड़ी total volume है अगर ओहो initially V सी, so V1 अगर V सी तो अपन ने V2 कितनी करती V by 2. अपन ने half करती original तो ठीक है. Now calculate how many times the rate will increase. Calculate how many times the rate will increase if the rate law expression is rate is equal to K into concentration of N2 into H2 the square. So बच्चे आपां नूं कहा गया है कि मैं वॉल्यूम नूं हाफ करता रेट लॉ एक्सप्रेशन आपां नूं गिवन है कि इसके अकॉर्डिंग जिहड़ा रेट है वो कितने गुना हो जाएगा हुण देखो ये कितना सिंपल है सो देखो बच्चे अगर तुसी वॉल्यूम नु हाफ करता तो कॉन्सेंट्रेशन की हुंदी है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम सो देखो कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम सो कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अगर मैं वॉल्यूम नु हाफ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स की होगी डबल सॉरी कॉन्सेंट्रेशन की होगी डबल क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है N is same वॉल्यूम हाफ होगी तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी डबल सो बेसिकली मैं की कहना चाह रहे हैं कि A दी कॉन्सेंट्रेशन भी डबल होगी A दी कॉन्सेंट्रेशन भी डबल होगी सो नाइट्रोजन ते हाइड्रोजन दी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम हाफ होने करके डबल होगी यू गेटिंग अ पॉइंट देखो बच्चे पहले समझ आया सबनू आपां नूं गिवन है कि वॉल्यूम हाफ करती अगर वॉल्यूम हाफ होगी तो कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तो कॉन्सेंट्रेशन डबल होगी सब दी नाइट्रोजन की भी डबल होगी ए दी भी डबल होगी सो हम देखो ए डबल होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए डबल होगी 2 दा स्क्वायर 4 4 2s are 8 सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ सो रेट जो है अगर वो स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ लेट द रेट बी x here ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹਨਾ
हुण जो नवा रेट आपां ने फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सो लेट दिस रेट बी x। हुण जो नवा रेट आपां फाइंड आउट करना है k इंटू 2n2 ते ये हो गया 2h टू द स्क्वायर। सो जो नवा रेट है दैट कैन बी रिटन एज k इंटू 2 इंटू n2 इंटू 2 2s are 4, 4 into h2, find the square. Now, so this implies rate is equal to k into, so 2 4s are 8 into n2 into h to the square. So बच्चे this is our equation number 2 and this is our equation number 1. ठीक है, हुण मैं इस नू 1 नाल डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग 2 by 1. सो लिखो डिवाइडिंग 2 by 1, सो मैं इत्थे लिख देना सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1. सो रेट अपॉन x, सो रेट अपॉन x इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आ गया बच्चे n2 h2 ये सब कट गया, k दे नाल k भी कट गया, सो 8. दिस इंप्लाइज रेट इज इक्वल टू 8 इंटू x, यानी कि जो इनिशियल रेट सीगा उस तो 8 टाइम्स हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस विल अपीयर, ठीक है। आप एक दो क्वेश्चंस और कर दें। So बच्चे have a look at question number 2 in your in-class question. So बच्चे the question number 2 says, given the following reaction, 2NO plus Cl2 gives you 2NOCl. The rate law expression is given as follows. Find how will be the rate affected if the concentration of both nitric oxide and chlorine are increased 3 times. So अगर अपन सॉरी अपन दिता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड is made 3 times while chlorine the concentration is made 1 by 9 times. So नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर 3 टाइम्स बताता एंड क्लोरीन दी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर 9 टाइम्स घटाता, ठीक है। सो रेट का की असर होएगा। सो पहले आप लिखांगे लेट इनिशियली जो इनिशियल रेट है R1 इज इक्वल टू K इंटू NO into chlorine. So आप इसको सिंपली लिख लिया। So this is our equation number 1. हुन finally, so finally R2 is equal to K. हाँ जी बच्चे, NO की कॉन्सेंट्रेशन आप करती 3 टाइम्स, so 3NO, क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन अपन 9 टाइम्स डिक्रीज करती, so 1 by 9 into क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन। फाइन। सो R2 की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, R2 comes out to be, so 3 into 1 by 9, 1 by 3. So 1 by 3 into K into NO into chlorine. So this is my equation number 2. So dividing 2 by 1. So R2 by R1. So ये बचे सारा कट गया, K into NO into Cl2. So किधर बराबर आ गया 1 by 3. So R2 is equal to R1 by 3. So जेड़ा रेट है वो नेट 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा बच्चे, ठीक है। So this is how to use rate law expression. Done. Again I repeat कि अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ rate law expression ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ फिर ਆਪਾਂ जो इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ until and unless जो इक्वेशंस अपने सिलेबस ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਹੈਨਾ,
ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? ਸੋ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਮੂਵ ਅਹੈਡ ਵਿਦ ਦ ਲੈਕਚਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਬਿਟਵੀਨ ਲਾਅ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਟ ਲਾਅ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਿਓਰੇਟੀਕਲ ਟਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੋਲੀਕੁਲੈਰਿਟੀ, ਐਂਡ ਰੇਟ ਲਾਅ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਟਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਰਡਰ। ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਸਕ ਕਿ ਸਰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਤੇ ਮੋਲੀਕੁਲੈਰਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਟ ਲਾਅ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डज द ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी डिफर नॉर्मली, मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं, नॉर्मली। सो देखो हुन लेट इट बी कि अपने पास एक इक्वेशन है 2a प्लस 3b गिव्स यू 4c, फाइन। हुन अगेन मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट की बनेगा बच्चे, रेट इज इक्वल टू k into a the square into b the cube। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी बच्चे 5, 2 plus 3 is equal to 5, 5 मोल्स है। हुन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन सपोज मैं तुहानू कहता कि बच्चे इस द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज a the power 2 into b, so this is actual dependence। हुन एक ही होया ऑर्डर कितना हो गया इसका 3, 2 plus 1, ठीक है। सो ऑर्डर दी एग्जैक्ट डेफिनेशन हुन बच्चे मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन दसदा सानू मॉलिक्युलरिटी ते ऑर्डर दियां। मॉलिक्युलरिटी की हुंदी है द नंबर ऑफ कोलाइडिंग स्पीशीज व्हिच अंडरगो साइमल्टेनियस कोलिजन टू गिव द प्रोडक्ट्स, कि रिएक्टेंट्स दियां कितनियां स्पीशीज आपस च कोलाइड करके प्रोडक्ट्स दे रही ने, इकट्ठे कोलाइड करके। ऑर्डर की है, ऑर्डर नूं आपां सिंपली लिखदे हैं order is defined as the sum of the powers to which the concentration terms are raised in the rate law expression। कि rate law expression ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ reactants ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ concentration terms ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ powers ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋ, order ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। so this is the difference between order and molecularity। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ कि why do order and molecularity they differ, कि ऑर्डर ते मॉलिक्युलरिटी डिफर क्यों करते हैं बच्चे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान नाल सुनो। हुण देखो बच्चे मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन की है कि नंबर ऑफ कोलाइडिंग स्पीशीज जिहड़ियां कि साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट्स दिंदी हैं। तो बच्चे नॉर्मली जदों भी कोई इक्वेशन दे विच 1, 2 या 3 मॉलिक्यूल्स होणगे, लेट इट बी मेरी इक्वेशन है A gives you B, एक इक्वेशन है A plus B gives you C। तो इसका लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू K इंटू A, तो इसका रेट इज इक्वल टू K इंटू A इंटू B। अगर तुसी इहदा रेट लॉ एक्सप्रेशन चेक करोगे अनटिल एंड अनलेस तुसी कोई रेडिएशन यूज कर रहे हो, कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, क्योंकि फिर तो रेट उस पर डिपेंड करता है ना बच्चे। अगर मैं कोई कैटलिस्ट या रेडिएशन यूज नहीं कर रहा, तुसी इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन चेक करोगे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस, 99% चांसेस कि यही आएगा। ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਲਾਅ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਅ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ 5 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਕੱਠੇ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਵੈਰੀ 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 ਰੇਅਰ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? 5 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ 2A ਤੇ 3B ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਰਡਰ ਤੇ ਮੋਲੀਕੁਲੈਰਿਟੀ ਨਾਰਮਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਹੋਣ। ਸੋ ਐਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਰੇਅਰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਟੈਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल मैं जस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ,
सो देखो बच्चे, लेट इट बी हुन सपोज ये रिएक्शन इदां हो रही है कि पहला दो ए दे मॉलिक्यूल्स ते एक बी दा मॉलिक्यूल मिलके बन गया, लेट इट बी ए टू बी। फिर इस ए टू बी दे नाल एक होर बी दा मॉलिक्यूल मिलके बन गया, लेट इट बी एक्स। फिर इस एक्स दे नाल एक होर बी दा मॉलिक्यूल मिलके बन गया 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सी। सो यानी कि ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ रिएक्शन है एक स्टेप च नहीं हो रही, ये कितने स्टेप्स च हो रही है? 3 स्टेप्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਹੜੇਗਾ ਪੁਆਇੰਟ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓਗੇ। x ਨਾਲ x ਕੱਟ ਗਿਆ, a to b ਨਾਲ a to b ਕੱਟ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 2a plus 3b gives you 4c। you getting a point? so ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2a ਨੇ ਤੇ 3b ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਕੋਲਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੋਲਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਟ ਆਫ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ कि this is a slow step, this is a fast step, this is also a fast step। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ rate of the reaction ਹੈ it always depends upon the slowest step of the reaction। the rate of the reaction it always depends upon the slowest step of the reaction। ਕਦੇ ਵੀ fast step ਦੇ ਉੱਪਰ rate depend ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ जस्ट इसको समझने लई कि जेड़ा रेट ऑफ द रिएक्शन है वो स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करूगा। देखो एक सिंपल जी एग्जांपल सुनो, लेट इट बी कि आप क्लास दे विच टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। देखो रेट हुंदा की है, किसी भी काम लई किसी भी काम नूं खत्म करन लई आपां ने कितना टाइम लिया? सिंपल है ना, जिन्ना टाइम घट लवांगे रेट ज्यादा होगा, जिन्ना टाइम ज्यादा लवांगे रेट घट होगा। ठीक है, नाउ लेट इट बी आप क्लास दे विच टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, let it be the time given to you is 50 minutes, fine, maximum time। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 10-15 ਮਿੰਟ ਚ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੈਸਟ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਅੱਛਾ some students they finish it in 25-30 minutes, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 40 ਮਿੰਟਸ ਚ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਤੇ 50-52 ਮਿੰਟਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਹਨਾ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਨਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਰ ਟੈਸਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦਾ 15 ਮਿੰਟਸ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਟੈਸਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ 25-30 ਮਿੰਟਸ। ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦ ਟੈਸਟ ਲਾਸਟਡ ਫॉर 52 ਮਿੰਟਸ। यानी कि मैं टाइम की कैलकुलेशन किस दे अकॉर्डिंग करूंगा? जेड़ा बच्चा एंड ते मैनू टेस्ट देके जाएगा, क्योंकि मेरा टेस्ट तो उदों ही कंप्लीट होया बच्चे। यू गेटिंग अ पॉइंट? सो जेड़ा रेट ऑफ द रिएक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, क्योंकि जितनी देर तक स्लोएस्ट स्टेप पूरा नहीं होएगा उतनी देर तक रिएक्शन अपनी कंप्लीट नहीं होएगी। यू गेटिंग अ पॉइंट? सो आज तो बाद हमेशा याद रखना है बच्चे। सो देखो हुण इस रिएक्शन की मॉलिकुलैरिटी कितनी आएगी, आपां हर एक स्टेप लई अलग-अलग लिखांगे, क्योंकि मॉलिकुलैरिटी की है कि कितनियां स्पीशीज साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रही हैं। तो इत्थे कितनियां कोलाइड कर रही हैं? 3। इत्थे कितनियां कर रही हैं? एक मॉलिक्यूल इज द, एक मॉलिक्यूल इज द 2, इत्थे एक इज द, एक इज द 2। सो मॉलिकुलैरिटी इज इक्वल टू 3, मॉलिकुलैरिटी इज इक्वल टू 2, मॉलिकुलैरिटी इज इक्वल टू 2। सो सारे स्टेप्स की अलग अलग मॉलिकुलैरिटी लिखांगे, जबकि ऑर्डर तिना का कंबाइंड ऑर्डर इज इक्वल टू जेड़ा स्लोएस्ट स्टेप है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 moles is the 1 mole is the, so order of the reaction is 3। you getting a point? So very important point कि the order of a reaction depends upon the slowest step of the reaction। ਤੇ again I repeat कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ देयर आर वेरी हाई चांसेस ਆਰਡਰ ਤੇ ਮੋਲੀਕੁਲੈਰਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਕੋਲੀਜਨ ਆਫ 3 or more molecules is very rare। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ?
दूसरा जो कोई मल्टी स्टैप रिएक्शन होती है तो मॉलिकुलैरिटी आप लिखते हैं हर एक रिएक्शन की अलग अलग, जबकि ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। सो बच्चे वी शैल कंप्लीट नाउ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जिवें कि आपने हुणे हुणे कीता है कि जो रिएक्शंस दे विच देयर आर 3 or more molecules involved, those reactions they normally take place under more than one step, ठीक है। सो इदां दी रिएक्शंस जो कि एक तो ज्यादा स्टेप्स दे विच हुंदियां ने, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ये सारी डेफिनेशंस नोट्स दे विच मेंशनड है, तुसीं उत्थों पढ़ सकते हो, बट मैं जस्ट एक बार तुहानूं रिवाइज करवा दिंदा है, डेफिनेशंस नूं गो थ्रू करवा दिंदा है। So such types of reactions which take place under more than one step are called complex reactions। ਜਿਹੜੇ ਉਹ प्रोसीजर ऑफ स्टेप्स है, जिवें कि आपने हुणे हुणे कीता कि रिएक्शन एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कीती जिहड़ी कि 3 स्टेप्स छो रही है, वो पूरा दा पूरा प्रोसेस इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। सो आप लिखांगे द वेरियस स्टेप्स, द कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर through which the reaction occurs is known as a mechanism of the reaction। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री च भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स करते हैं। एलिमेंटरी स्टेप्स और प्रोसेसेस और रिएक्शंस ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲੇ स्टेप्स है, ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, they are known as elementary steps। so ਬੱਚੇ the reactions in which there are the reactions which involve the collisions, simultaneous collisions of more than 3 or more molecules, they normally occur in more than one steps, and these reactions are called complex reactions। The process, the complete procedure by which the reaction occurs is known as mechanism, and the various single steps, the various particular steps जिन्हां दे विच reaction हुंदी है, they are called elementary steps या elementary processes या elementary reactions। हुण बच्चे आपां ने की कर लिया कि इन्हां reactions लई जो मॉलिकुलैरिटी है वो आप ओवरऑल रिएक्शन भी नहीं लिखते, आप लिखते हैं फॉर एवरी सिंगल स्टेप। सो मॉलिकुलैरिटी हर एक स्टेप की अलग अलग लिखी जाएगी, जबकि ऑर्डर वो आप ओवरऑल ऑर्डर लिखांगे ते उस ऑर्डर कित्थों कैलकुलेट करांगे, फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अगर एक रिएक्शन 3 स्टेप्स हो रही है तो उसका पहला ते थर्ड स्टेप फास्ट है, सेकेंड स्टेप स्लो है, तो ऑर्डर विल बी गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप यानी कि सेकेंड स्टेप। अगर थर्ड स्लोएस्ट स्टेप है तो थर्ड तो, अगर फर्स्ट स्लोएस्ट स्टेप है तो फर्स्ट तो ऑर्डर निकलेगा। सो अगेन आई रिपीट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, जबकि मॉलिकुलैरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज गिवन सेपरेटली फॉर सेपरेट एलिमेंटरी स्टेप्स। फाइन बच्चे, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इन नोट्स च गिवन है, तुसीं उत्थों रिवाइज कर सकते हो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਦ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਬਿਟਵੀਨ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਮੋਲਿਕੁਲੈਰਿਟੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਬਿਟਵੀਨ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਮੋਲਿਕੁਲੈਰਿਟੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਮੋਲਿਕੁਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦ ਨੋਟਸ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਦਾ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। सो देखो, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, so these are the points for molecularity and these are the points for the order। so first point, the definition। so molecularity ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ it is the number of colliding species, number of species of reactants या number of colliding species which undergo simultaneous collision to undergo a chemical reaction in the एलिमेंटरी स्टेप्स लिख लो, और अगर वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इन द रिएक्शन लिख लो। सो एक अलग अलग एलिमेंटरी स्टेप्स दे विच किन्नियां स्पीशीज आपस च कोलाइड करके रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट्स दिंदियां, दैट इज कॉल्ड मॉलिकुलैरिटी, ठीक है। नाउ ऑर्डर दी डेफिनेशन आपने की लिखिया सी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन दे विच जो रिएक्टेंट्स दी कॉन्सेंट्रेशन दी पावर्स हुंदियां उन्हां नूं ऐड करके जो मिल जाता है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। द सम ऑफ द पावर्स of the concentration terms in the rate law expression is known as order, ठीक है। Second difference, molecularity has no meaning for a complex reaction। so अपन ने कीता सीगा कि एक सेकंड, हाँ जी बच्चे, सो अपन ने कीता सीगा कि जो molecularity है ਉਹਦੀ complex reaction ਲਈ कोई वैल्यू नहीं। complex reaction means अपन ने हुणे कीता कि ਜਿਹੜੀਆਂ reactions ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ steps ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਲੀਕੁਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਦੀ ਮੋਲੀਕੁਲੈਰਿਟੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਰਡਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਟੂ ਬੋਥ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਸਭ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ जो ऑर्डर है दैट इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। सो जो स्लोएस्ट स्टेप ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਟੂ ਬੋਥ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਨ एलिमेंटरी रिएक्शन। गेटिंग अ पॉइंट? नाउ थर्ड पॉइंट जो अपन बहुत बार कर लिया बच्चे कि जो मॉलिक्युलैरिटी है इट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटली फाउंड टर्म। सो अपन कोई भी इक्वेशन दी है, इक्वेशन ਨੂੰ देख के जो आइडिया लगता है दैट इज मॉलिक्युलैरिटी। ठीक है ना? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं, जस्ट एक बार फिर मैं जस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे ही रिवाइज करवा देना है कि लेट इट बी दिस इज योर रिएक्शन 2a plus b gives you c। तो इसको देख के ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है कि इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी है 3। डन। अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो ਹੁਣ अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है या जो रेट है that depends upon one molecule of A and one molecule of B, one molecule of A and one molecule of B। तो इसका ऑर्डर कितना होया 2। तो मॉलिक्युलैरिटी 3 है, ऑर्डर 2 है। सो जो रेट है वो एक्चुअल ए दे दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, सिर्फ एक पे डिपेंड कर रहा है। तो वो एक्सपेरिमेंटली पता लगता है अपन। सो मॉलिक्युलैरिटी इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। अपन इक्वेशन वाल देख के कुछ नहीं पता आप दस सकते। हो सकता है ए या बी पे डिपेंड ही ना करे फिर 0 ऑर्डर, सिर्फ ए पे डिपेंड करे तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, सिर्फ बी पे डिपेंड करे तो 1 हो जाएगा। अगर ए दे एक मॉलिक्यूल ते बी दे एक मॉलिक्यूल ते डिपेंड करे तो 2 हो जाएगा। फ्रैक्शनल भी हो सकता है। सो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्युलैरिटी अपन देख के 3 ही लगेगी। सो इट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, जबकि ऑर्डर आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। हाँ जी, सो आप कर चुके हैं कि मॉलिक्युलैरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर। आप कदे भी बच्चे इक्वेशंस नु इदां नहीं लिखते कि 1.5 मोल्स ऑफ ए प्लस 2 मोल्स ऑफ बी प्लस 0.5 मोल्स ऑफ सी। आप हमेशा जो रिएक्शन है उसनु होल नंबर्स दी फॉर्म च लिखते हैं। देखो ਜਿਹੜੀਆਂ बिल्कुल क्लियर कट इक्वेशंस भी ਹੁੰਦੀਆਂ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इक्वेशन देवा CO प्लस हाफ O2 gives you CO2। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, मतलब कोई गलती नहीं है ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਫ ਕਿਵੇਂ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ। ਬਟ ਕਰੈਕਟ ਵੇ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਜ਼ 2 moles of CO plus O2 gives you 2 moles of CO2। You getting a point? So this is the correct manner। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। This is the correct technical manner to write a chemical equation। So ਜਿਹੜੀ ਮੋਲੀਕੁਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਲੀਕੁਲੈਰਿਟੀ ਜੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 1 plus half 1.5। ਬਟ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋਲੀਕੁਲੈਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 2 plus 1 is equal to 3। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲੀਕੁਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੋਲੀਕੁਲੈਰਿਟੀ ਬੱਚੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਨੰਬਰ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਜਾਂ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। जबकि जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है ना। अपन ने कल किया सी कि जरूरी नहीं कि ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਟ ਡਬਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ 1.414 ਟਾਈਮਸ यानी कि √2 टाइम्स। सो फ्रैक्शनल ऑर्डर भी पॉसिबल है। मॉलिक्युलैरिटी इट कैन नेवर एवर बी 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। अगर एक रिएक्टेंट है तो मॉलिक्युलैरिटी 1 होगी, है ना। जबकि ऑर्डर 0 हो सकता है क्योंकि जरूरी नहीं कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो उस रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करे या ना करे। अगर डिपेंड नहीं करेगा तो मॉलिक्युलैरिटी तो होएगी होएगी, जबकि ऑर्डर विल बिकम 0। यू गेटिंग अ पॉइंट? सो मॉलिक्युलैरिटी कैन नेवर एवर बी 0, जबकि ऑर्डर कैन बी 0। हाँ जी, सो इत्थे की दित्ता होया फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कोई अगर बेसिकली यह वाला पॉइंट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕੁਲੈਰਿਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਪ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ।
ठीक है ना। अपने आज कीता भी एग्जाम्पल दे नाल कि अगर कोई रिएक्शन दो या दो तो ज्यादा स्टेप्स हो रही है तो आप हर एक स्टेप की अलग अलग मॉलिकुलैरिटी लिखांगे। सो द मॉलिकुलैरिटी इज रिटन डिफरेंटली फॉर ईच एलिमेंटरी स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ते ऑर्डर आप कर चुके हैं कि जिन्ने मर्जी स्टेप्स होन उन्हां विचों जिहड़ा स्लोएस्ट स्टेप होएगा दैट विल डिटरमिन द रेट ऑफ द रिएक्शन। सो द ऑर्डर विल डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। सो आप की लिखांगे कि द मॉलिकुलैरिटी इज written separately for each elementary step, जबकि इत्थे की लिखांगे the order is written for only the slowest step ते ओही order हो जाता है बच्चे overall reaction का। So these are the major differences between order and molecularity। ते बच्चे याद रखना है कि जिहड़ियां ऐदां दी रिएक्शंस हुंदियां सो देखो जिहड़ियां ऐदां दी रिएक्शंस हुंदियां जिहड़ियां कि देखण नूं किसी होर ऑर्डर दियां होण बट एक्चुअल च किसी होर ऑर्डर दियां होण। सो बेसिकली जिन्हां दी मॉलिकुलैरिटी के ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट होण दे आर कॉल्ड सूडो मॉलिकुलर रिएक्शंस। सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सूडो मॉलिकुलर रिएक्शंस आपां नूं सूडो ऑर्डर रिएक्शंस भी कह दिंदे हैं, सूडो मॉलिकुलर रिएक्शंस भी कह दिंदे हैं। और इस दी टिपिकल एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। सो अपने कोल कोई एस्टर है, आप ऑर्गेनिक च पढ़ते हैं RCOOR' तुसी इसकी हाइड्रोलिसिस कीती तां अपने कोल RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, हुण अगर मैं तुहानूं कहां कि इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन लिखो तो ऑफ कोर्स तुसी की लिखोगे रेट is equal to K into RCOOR' into concentration of water। So इसकी मॉलिकुलैरिटी अपन देखने को की लग रही है 2। So मॉलिकुलैरिटी is 2 of course क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स अपने कोल। बट ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ we will find out कि अगर तुसी एस्टर ਨੂੰ डबल कर रहे हो तो रेट डबल हो जाएगा, बट अगर तुसी वाटर ਨੂੰ डबल कर रहे हो तो रेट ਦੇ ਉੱਪਰ कोई असर नहीं होएगा। सो द रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। सो इस द ऑर्डर कितना होया 1। सो बेसिकली आई कैन से कि द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, इन्ना एक्सेस लेने हैं कि वाटर अगर होर ऐड करांगे भी तो उहदे नाल कोई असर नहीं होना। सो बेसिकली रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एस्टर। सो आपां की कहांगे कि ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स वाटर दी कॉन्सेंट्रेशन इन्नी ज्यादा हुंदी है, मतलब वाटर दी मात्रा इन्नी ज्यादा हुंदी है, क्वांटिटी इन्नी ज्यादा हुंदी है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। उसदे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पैंदा उसनूं। So it depends only upon the concentration of the ester। So such reactions जिहड़ियां देखण नूं किसी होर मॉलिकुलैरिटी दियां होण बट एक्चुअल च उन्हां दी मॉलिकुलैरिटी कुछ होर होवे, ऑर्डर कुछ होर होवे, देखण नूं लगन कि वो दो मॉलिक्यूल्स ते डिपेंड कर रही हैं बट एक्चुअल च ओदा रेट इक्को मॉलिक्यूल दे ऊपर डिपेंड करे, दे आर कॉल्ड सूडो मॉलिकुलर रिएक्शंस। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सो बच्चे ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੁਡੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਲੋਟਸ ਆਫ ਵਰਕ ਟੂ ਡੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਲੱਸ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਦ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਆਰਡਰ। गेटिंग अ पॉइंट? डाटा गिवन होने ते आपां ऑर्डर किद्दां फाइंड आउट करना है कि आपां नूं रिएक्शन दा ऑर्डर फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सो कल आपां करांगे बच्चे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी। ठीक है, तुसीं ये थ्योरेटिकल पोर्शन सारा खत्म कर लेना है। मैं तुहानूं नोट्स विचों भी दस दिंदा कि आपां कित्थों तक कवर कर चुके हैं। सो हाँ जी, पेज नंबर 9 ते एंड हुंदे ने डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी। सो इत्थे तक तुसी पढ़ लेना है पेज नंबर 9 ते। जो सूडो मॉलिकुलर रिएक्शंस दा मैं तुहानूं टॉपिक करवाया है दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर
14 जस्ट एक छोटा जा 2 मार्क्स का टॉपिक है ये। पेज नंबर 14 सूडो केमिकल रिएक्शंस हेडिंग दी हुई है, सूडो केमिकल रिएक्शंस। सो पेज नंबर 9 तक आपने टोटल थ्योरी कवर कर ली है। सॉरी पेज नंबर 9 कंप्लीट नहीं किया, मतलब डिफरेंसेस तक है ना। सो पेज नंबर 9 जितना अपने डिफरेंसेस किए ने उतना कंप्लीट थ्योरी हो चुकी है। पेज नंबर 14 ते आप एक टॉपिक कर चुके हैं सूडो केमिकल रिएक्शंस या सूडो मॉलिकुलर रिएक्शंस। सो ये टॉपिक्स बच्चे तुसी थियोरेटिकली चंगी तरह कवर कर लेने हैं। जो असाइनमेंट्स या होमवर्क ਤੁਹਾਨੂੰ मिल रहे हो नाल करी चलो फ्रॉम द बुक या असाइनमेंट्स चो। एंड टुमारो वी शैल बी डूइंग द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी, ठीक है। एंड उस तो बाद अगर अपने पास टाइम बचेगा तो वील स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो बच्चे छोटा सा चैप्टर है, आई थिंक इट विल बी ओवर मैक्सिमम विद इन अ वीक, है ना। अपन हफ्ता होर लगेगा मैक्सिमम, घट बेशक लगे ज्यादा नहीं लगेगा। सो विल बी डन विद अनदर चैप्टर ऑफ 10+2। सो वी आर गोइंग एट अ वेरी गुड पेस, ठीक है ना। अनदर पॉइंट, सो जो क्वेश्चंस ਤੁਹਾਨੂੰ बुक ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, अगर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उन्होंने कर लिया करो, अगर न्यूमेरिकल है तो सॉल्व कराया करो, अगर थ्योरेटिकल है तो उन्होंने कर लिया करो, छड्या ना करो। जिवें कि सरफेस केमिस्ट्री हुण चल रहा है, देखो थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। एंड मेक इट अ हैबिट। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैं सारे करवा चुके हैं। we have also done lots of questions through assignments, ठीक है। सिर्फ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਐਂਡ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਅ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ। एंड जो आप कर चुके हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ बोर्ड ਦਾ एग्जाम आना है, ठीक है ना। सो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨ ਕੇਸ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਐਨੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਇਨ ਸੋਲਵਿੰਗ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਸਕਸ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਯੂ ਹੈਵ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਨਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬੱਚੇ। ਦ ਮੋਰ ਯੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦ ਮੋਰ ਪਰਫੈਕਟ ਯੂ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ इथों तक बच्चे चैप्टर कर लेना चंगी तरह। We'll meet tomorrow with the next topic and the numericals for this topic. Till then, keep studying, keep revising, be at your homes, be safe, keep yourself fit and fine. Thanks a lot.